वाराणसी से तुफैल नाम का व्यक्ति है, उसे अरेस्ट किया है। इन दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इन दोनों को आज लखनऊ में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी रिमांड मांगी जाएगी ताकि पूछताछ इनसे की जा सके और जासूसी के इस नेटवर्क को पूरी तरह डीकोड किया जा सके और हर जासूस और उसके हैंडलर को धर दबोचने तक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस जांच में जुटी हुई हैं। दरअसल यूपी एटीएस के मुताबिक वाराणसी से पकड़े गए तुफैल पर कई दिन से नजर रखी जा रही थी। जब सारे सुराग और कड़ियां जोड़ ली गई तो जासूसी के नेटवर्क का पता चला और फिर तुफैल को गिरफ्तार किया गया। ये जो तुफैल है ये फेसबुक के जरिए फैसलाबाद पाकिस्तान में नफीसा नाम की एक महिला है उसके संपर्क में था। इसी नफीसा का जो पति है वो पाकिस्तानी सेना में है। तुफैल ने उसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी कई जगहों की अहम तस्वीरें भेजी। लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर जिनके संपर्क में था ये तुफैल। व्हाट्सएप ग्रुप पर वाराणसी के कई लोगों को तुफैल ने अपने साथ जोड़ा हुआ था। तुफैल पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक लब्बैक का प्रचार करता था। उसके नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। तो ये पूरा तुफैल का कच्चा चिट्ठा जो अब खुलकर सामने आ गया है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, जरा दर्शकों को बैकग्राउंड बताइए, इस तुफैल पर कब से नजर थी सुरक्षा एजेंसियों की और किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ये आया और फिर आखिर में कैसे इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई? बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर ये आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत के अंदर रह करके जासूसी कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से एटीएस ने तुफैल और मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है, आज उन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा लखनऊ के। इस वक्त हम उसी कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से तुफैल पर पूछताछ के दौरान गंभीर आरोप लगे हैं, बताया गया है कि तुफैल के मोबाइल में 600 पाकिस्तानी नंबर पाए गए और जिनके वो लगातार संपर्क में था। एक नंबर ऐसा था कि वो जो महिला थी वो एक सैनिक की पत्नी थी और ये निकल के आया कि वो जो सैनिक है वो पाकिस्तान का है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था और भारत की कुछ जानकारियां जिस तरीके से उनसे साझा कर रहा था, उसको लेकर के जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। और लगातार एटीएस ने जब पूछताछ किया तो कई राज निकल के सामने आए। पता ये भी चला है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पर गजवाए हिंद और बाबरी का बदला और शरीयत लागू करने जैसे कट्टरपंथी और उकसाऊ संदेश पोस्ट करता था। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है उसमें साफ तौर से आरोप लगाया गया है कि जो पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन है तहरीक लब्बैक के नेता जो मौलाना शाद रिजवी हैं, उनके भी जो बयान होते थे, जो वीडियो होते थे, वो भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। तो यानी कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, भारत की कई अहम जानकारियां वो साझा करता था। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से एटीएस इस पर नजर रखे हुई थी। और जब पुख्ता जानकारी मिली और पुख्ता दस्तावेज एटीएस के हाथ लगे तो उसके बाद तुफैल को गिरफ्तार किया गया। और इसके सहयोगी जो मोहम्मद हारून है, जो दिल्ली के अंदर स्क्रैप का कारोबार करता है और आईएसआई के लोगों के लिए जो फंड मुहैया कराता है, जो अब तक पूछताछ में निकल के सामने आया है, इसको लेकर के काफ़ी अहम जानकारी जो है वो एटीएस ने अपने पास इकट्ठा की है। और माना जा रहा है कि इनके जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, जो इनसे बरामद हुआ है, उसको भी फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा जांच के लिए, ताकि वो अहम जानकारियां निकल करके आ सकें कि आखिरकार इन लोगों ने भारत की कौन कौन सी जानकारियां पाकिस्तान को साझा की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद हारून से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो जो पाकिस्तान उच्च आयोग का जो कर्मचारी है मुजम्मल हुसैन, उसके संपर्क में था और उसी के लिए वो काम कर रहा था। हालांकि वीजा दिलाने के नाम पर कई खातों में उसने पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों को
आईएसआई के जो एजेंट होते थे उनको देता था, तो कहीं ना कहीं एक फंडिंग का कारोबार भी मोहम्मद हारून करता हुआ नजर आया है। हालांकि पूछताछ में अभी कई अहम कड़ियां खुलना बाकी हैं कि किन किन लोगों के सहयोग से यह पूरा कारोबार चल रहा था, किस किस के संपर्क में, चाहे वो मोहम्मद हारून हो चाहे तुफैल हो, वो थे। तो हालांकि अभी जांच की जो सुई है वो लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब एटीएस इन्हें कोर्ट में पेश करती है तो क्या रिमांड मांगती है, और रिमांड में अगर इन्हें लेती है तो किस तरीके से पूछताछ होती है और क्या कुछ पूछताछ में निकल के आता है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आपको बता दें कि अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ज्योति मल्होत्रा समेत, जिसमें कई अहम सुराग निकल के सामने आए हैं और ये आरोप लगे हैं कि भारत की अहम जानकारियां पाकिस्तान तक भेजी जाती थी, उनको साझा किया जाता था, और कहीं ना कहीं उनको लेकर के जो आतंकी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से की जाती थी पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में अब इन लोगों से किस तरीके की पूछताछ होगी, किस तरीके से आगे की जांच बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि आगे जांच बढ़ेगी और ये कड़ियां जो हैं वो जोड़कर आखिरकार कितनी गहरी ये पूरी साजिश जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ रच रहा था उसका पर्दाफाश होगा। बहुत धन्यवाद आपका बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में वाराणसी से गिरफ्तार मोहम्मद तुफैल और तुफैल के जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में तुफैल हरगिज शामिल नहीं था। वो इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते बात को, और अगर ऐसा उसने किया है तो फिर तुफैल ने जो किया है वो पाप है। पाकिस्तान को जासूस करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद तुफैल को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। हम उसके जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है वहां से ठीक बाहर से हमको जो स्थानीय लोग जुड़े हैं, इसके अलावा उनके जो मामा के लड़के हैं आप, और उनका नाम सकलेन है, हम उनसे बात करेंगे। कल उसे गिरफ्तार किया गया है वाराणसी से, क्या कहेंगे? उसकी गतिविधियाँ काफ़ी संदिग्ध, क्या कभी आपको लगा? नहीं लगा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते थे कि वो सुबह निकलता है, काम पे जाता है, अपना काम करता है और रात को आता है। कभी अगर काम ज़्यादा होता था तो लेट नाइट भी होती थी। कहा जा रहा है कि 600 नंबरों के संपर्क में था वो, पाकिस्तान के एक महिला के भी संपर्क में था, गजवाए हिंद उसका सपना था, ये तमाम चीज़ें। तो कभी न कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, अगर आप लोगों की वो मानसिकता नहीं है तो उसकी विचारधारा एक अलग थी। कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई अलग विचारधारा का व्यक्ति है वो। और वैसे जैसे नॉर्मल सारे लोग हम लोग रहते घर में वैसे ही रहते थे। अगर कभी बातचीत होती थी तो अपना घरेलू मामला पे बात होती थी। अच्छा, कभी उसने इस बारे में उसके क्या सपने हैं, वो क्या अपने अंदर सपने पाल के बैठा है, किस तरह की उसकी विचारधारा है, आतंकी संगठन के भी सोशल मीडिया पर किस तरह के लोगों से या किन किन लोगों से वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में है, इसकी कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो आपको घर वालों को इसकी कोई जानकारी है? परिजन हैं या आप लोग हैं, अफसोस है कि देश विरोधी गतिविधि? ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात बिल्कुल है। जहाँ एक तरफ हम सारे लोग देश के साथ खड़े थे, जहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर में के मामले में हो या किसी भी तरह के और आतंकवादियों के पक्ष में हम लोग कभी नहीं हो सकते, कि ये एक गैर इंसानी मानवता के खिलाफ काम है। इसमें कैसे कोई साथ दे सकता है? एक बड़ा पाप किया है, क्योंकि देश विरोधी ये बिल्कुल पाप का काम है, बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ बिल्कुल काम है कि, और कभी हम लोग ऐसे का जो है इस तरह के लोगों का ना ही सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही कभी किए हैं, ना ही आगे कभी कर सकते हैं।